Welcome to Ghazali. Today we have with us a very, very interesting guest. His name is Prakash Shah. I think 2 years ago in Margaon, we had a program called Dakshinayan, which was organized by Ramesh Devi. And in this program, Prakash Shah had a conversation with Sagarika Ghosh. And I was very impressed with this conversation. And I remembered what he said. And then I had an occasion to meet him in a meeting in Bombay, which was organized by a few Gandhians and which was called Sevagram Collective, in order to celebrate next year's 150th Gandhi anniversary. And I liked what he said there. And so I decided I will invite him for speaking at Museum of Goa. And then to find his biodata, I went on the net and started finding out about him. And to my surprise, there was hardly anything about him on the net. And I started doubting myself, have I made a mistake? And then, I communicated with him, found out what he was doing. So welcome, Prakash Shahji. Thank you. Or I would like you to answer this question. Now, you are one of the most important intellectuals of Gujarat. You have been almost single-handedly fighting a lot of intolerant forces for the last many years, writing in your periodical, which is Nirikshak, जो उमाशंकर जोशी जी ने शुरू किया था. लेकिन इसके बावजूद आपका नाम, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं है. रविंद्र केलेकर जी कहा करते थे कि अंग्रेजी ने इस देश में बॉन्जाई इंटेलेक्चुअल बनाए हैं. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब देखिए, आपने क्योंकि रविंद्र जी का नाम दिया, आई एम रिमाइंडेड ऑफ काका कालेलकर. वी ऑल नो अबाउट केलेकर्स कनेक्शन विद कालेलकर. कालेलकर वंस मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग रिमार्क. अब जानते पुराना जो बड़ौदा राज्य था गायकवाड़ का, वहाँ उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का मीडियम गुजराती कर दिया था. वो गुजराती में सब काम चलता था. और फिर स्वराज के बाद एक देशी रियासत के नाते बड़ौदा राज्य का उस जमाने के मुंबई राज्य में विलीनीकरण हुआ. और मुंबई राज्य की भाषा तो अभी इंग्लिश ही थी. तो काका साहब ने कहा कि जब बड़ौदा में सब हुक्म इंग्लिश में आने लगे, तब बड़ौदा की जनता को पता चला कि अब स्वराज आ गया है. अरे और इसके गायकवाड़ तो उनकी मातृभाषा मराठी थी. हाँ, फिर भी गायकवाड़ गुजराती में एडमिशन करते थे. लेकिन गुजराती के बजाय जब इंग्लिश आ गया, तब बड़ौदा को पता चला कि हाँ, स्वराज आया. तो ये अपनी एक कॉलोनियल जो क्या कहे, लीगेसी का है, इसके बाद एक हैंगओवर का है और एक नियति का है. तो अब अंग्रेजी का रोल और उसकी उपयोगिता तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन इंग्लिश रिप्लेसिंग आवर ओन लैंग्वेजेस, ये नहीं चलना चाहिए. तो मैंने जब पढ़ाई और लिखना शुरू किया, तो I had an option of English medium, even in my postgraduate studies, but I opted for Gujarati. और मैंने गुजराती में लिखना, ये मेरा मुख्य मेरी बात मानी. और मेरे अध्यापक कहते थे एमए की रिजल्ट के बाद के पॉलिटिकल थॉट के पेपर में जो गुजराती उन्होंने पढ़ी, वो गुजराती उस जमाने में गुजरात के जो बड़े से बड़े लिटरेरी फिगर्स थे, उनसे उनके बराबर की पॉलिटिकल थॉट की भाषा आपने प्रयोग की थी. तो मुझे अच्छा लगता है. लेकिन ऑल सेड एंड डन, मैं दो बात कहूँगा. एक तो ये कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर आना है. दूसरा, एक मैं कबूल करता हूँ कि मुझे अगर सबके साथ संपर्क बनाए रखना है, तो एक गुजराती होने के नाते अपार्ट फ्रॉम हिंदी मुझे इंग्लिश में कुछ ये करना चाहिए.
maybe I should be happy to be a bilingual writer or a trilingual one. क्योंकि एक बड़े आज दुनिया में जिस प्रकार से विचारों का एक बड़ा एका हो रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे अपने गुजराती मूल बराबर रखने के साथ अंग्रेजी के जरिए एक हिस्सा लेना चाहिए। गांधी जी भी वही करते थे, गांधी जी अंग्रेजी में भी लिखते थे, गुजराती में भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट। बट एट द सेम टाइम यू विल एग्री विथ मी कि जो लोकल लैंग्वेज इंटेलेक्चुअल्स है, they are not getting their due share and not only that, इंग्लिश ने जो एक बॉन्जाई इंटेलेक्चुअल खड़ा किया, इज अ वेरी 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 पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन। एंड अब मैं once I had an occasion to listen to V.V. John. V.V. John तो इंग्लिश के बड़े वो थे, एजुकेशनिस्ट भी बड़े थे, तो इन्होंने कहा कि भाई आई स्टैंड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, और वो चिंता मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मान लीजिए मैं इंटरव्यू पैनल पर बैठा हूँ और हिस्ट्री या ज्योग्राफी के लिए कोई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मुझे सिलेक्ट करना है, तो अब वो मुझसे मेरे प्रश्न के उत्तर में अगर एक बड़ी लूसिड इंग्लिश में बात करेगा और मैं उससे खींच जाऊंगा तो ये नहीं चलेगा। बिफोर अप्रिशिएटिंग हिज इंग्लिश आई हैव टू लुक इनटू इट के वो अगर हिस्ट्री के लिए मैं भर्ती कर रहा हूँ तो इतिहास में उसकी समझ क्या है। अच्छा, तो माय कॉम्पिटेंस इन यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज is no substitute to my supposed knowledge of the subject itself. Exactly. That's what I think. V. John made a very good point. और अगर केवल इंग्लिश के आधार पर आप चलेंगे तो फिर ये तो बहुत सारे बॉन्जा इंटेलेक्चुअल्स हैं। यानी अब अगेन आई एम रिमाइंडेड ऑफ काका साहेब। काका साहेब कालेलकर ने हिमालय का प्रवास लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। तो वहाँ जाते हैं, ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर एक खाकी बाबा का मठ आता है और खाकी बाबा से बात करते हैं। तो खाकी बाबा पता नहीं क्यों वैसे उड़ पड़े, चल पड़े कि आजकल इंग्लिश वाले साधु निकल पड़े, हम उनके मानते नहीं हैं। फिर काका साहब लिखते हैं कि मैंने मौन रखा कि मैं इंग्लिश जानता हूँ। इंग्लिश जानने वाले साधु थे। लेकिन फिर दैट खाकी बाबा मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क। खाकी बाबा कि ये सब इंग्लिश जानने वाले साधु है, वो तो सब ट्रांसलोचनिया है, ट्रांसलेशन वाले, वो सब ट्रांसलोचनिया है। ट्रांसलोचनिया, कोई विवेकानंद तो उसमें है नहीं, वो सब ट्रांसलोचनिया है। So वही होता है कि most of the scriptures, basically Tagore I have read in English. The same way Vivekananda of course wrote in English. But since ये बात है कि काका साहेब कालेल जी की, when Gandhi was assassinated, I read a very nice editorial in Indian Express. I'm sorry, in Illustrated Weekly of India. And उसमें नेहरू जी, he had made a very interesting remark. He said कि the unknown used to look at us through Gandhiji's eyes. The unknown looked at us through Gandhiji's eyes. Now, I have a little bit of similar feeling meeting you, because you have been a person who have been associated with Kalelkar ji, Uma Shankar Joshi ji. You have been a friend of Acharya Kripalani. You have met Ram Manohar Lohia. You have been actively involved in JP movement. You have been for 10 months in jail during emergency. Now, I have a feeling today, when I hear most of the politicians, especially our Prime Minister, we might have had good Prime Ministers, bad Prime Ministers. So now, when I look at you, I connect with all these luminaries of Indian politics, and I feel when I touch your hand, I am touching their hand, and they are looking at me through your eyes. So I would like to essentially talk to our viewers about your experiences with some of these luminaries.
So let us start with I think कालेलकर जी और आचार्य कृपलानी जी. कालेलकर से मैं इतना वो पर्सनल ये मेरा नहीं रहा, क्योंकि मेरा जब मिलना हुआ तब उनकी सुनने की फैकल्टीज बंद हो गई थी. हालांकि मैं सुनाना चाहता हूँ तो सुन नहीं पाते थे, बोल तो स्पीक. लेकिन कृपलानी जी के साथ उनके ज़िंदगी के अंतिम 10-12 साल में काफ़ी समय मैंने व्यतीत किया है. उनके लिए मैं पढ़ता था, उनके लिए मैं कुछ लिख भी देता था और काफ़ी इनफॉर्मल बातें चलती रहती थी. लेकिन इट वॉज सो फ्रेंडली और बिल्कुल ह्यूमन. आप देखिए, मैं उनके साथ पट्टापी सीतारमैया का कांग्रेस हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसमें स्वराज के बाद वो कांग्रेस के मैरिज सेशन की बात आती है जिसमें कृपलानी प्रिजाइडेड. तो कृपलानी जी द वे ही स्पोक, ये सब पट्टाभी ने बहुत उसका अच्छा वर्णन किया था. तो सुनते सुनते कृपलानी ऐसे प्रसन्न हो गए कि वो ऐसे थंडरिंग उसमें इस प्रकार से बोले थे. तो वो मुझे हाथ पकड़कर पास के कमरे में ले गए जहाँ सुचेता जी सो रही थी, और क्योंकि वो बीमार चल रही थी, तो उसके पास गए और कहने लगे, लुक सुचेता, ये पट्टाभी ने मेरे प्रेसिडेंशियल रोल के बारे में क्या लिखा है. I asked Prakash to read it out to you. So you read the I read the speech. So Which was the Congress session? कौन सी कांग्रेस सेशन थी? वो स्वराज के बाद, स्वराज के बाद. मेरठ में जब कुछ वक्त के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट बोल रहे, फिर छोड़ दिया था उन्होंने. बट वेरी ह्यूमन, आई मीन, यू नो, व्हेन आई वाज अंडर मिसाड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो मैं मिसाड डिटेन्यू था, तो काफ़ी वक्त ओवर 80, उस वक्त उनकी एज क्या होगी, it must be more than 80. He was not arrested. He was not arrested. No, he was not arrested. No, but he protested, but he was not arrested. So Kripalani wrote a letter to me in jail with his own handwritings. And you know, the letter began with a Indian letter tha, or the letter began with a first person singular note. कि I know how one is cut off when in jail and how one pines for friends' letters. फिर वो लिखते हैं ना, इट पर्सनल टच कि since I and Sucheta had common friends, for both of us usually Sucheta was writing. Now that she is no more, I have to write to you. Sucheta had already passed away. No, this is personal touch. ये मैं कृपलानी से कितना छोटा, हमारे स्टेचर में, स्टेटस में, उम्र में, सब में बड़ा अंतर, नेचुरल अंतर. इवन फिजिकली ऑल्सो ही वॉज अ टॉलर फिगर. बट हियर इज अ पर्सन ही राइट्स कि सुचेता लिख देती थी, तो मेरी पत्र लिखने की आदत अभी नहीं रही है, इंग्लिश में लिख रहे थे. तो बट फिर ही टुक अ टर्न कि मैंने कहा कि तुम जेल में हो, लेकिन सही बात तो ये है कि आप छोटी जेल में हैं और हम बड़ी जेल में हैं. ये बात बताइए, आप जब उनको अस्पताल में मिलने गए, आई थिंक देयर इज एन एनेक्डोट अबाउट ही लाइंग इन द हॉस्पिटल. नहीं, वो मुझे बता रहे थे कि वो उस जमाने, इफ यू रिकॉल दोज इमरजेंसी डेज, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बहुत चल रहे थे. तो कृपलानी जी ने कहा कि भाई देखो, मैंने हाल पूछा तो उन्होंने कहा हाल तो मेरा ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो पता नहीं क्या है, लेकिन अमेंडमेंट्स है. क्योंकि ये वो ड्रिप थी, फिर नोज में कुछ लगाया था, यहाँ कुछ लगाया था. No, that is he had a great sense of humor. Kripalani was in the bed with a lot of tubes going into his body, in his nose. And those days, Indira Gandhi had made a lot of amendments. So Kripalani commented that Indian constitution is a little bit like me, less constitution and more amendments. So, और एक बात बताइए, what did he have to say about sacrifice? I think a journalist asked him about sacrifice. हाँ, yes. No, हमारी कोई बात होती रहती थी काफ़ी.
तो ही कृपलानी नेवर लाइक दिस वर्ड पॉलिटिकल सफरर्स। यू नो क्या हुआ कि एक बार स्वामी आनंद को लेकर मेरे एक मित्र मेरे यहाँ आए, स्वामी आनंद को लेकर, और स्वामी आनंद कृपलानी को मिलना चाहते थे। अहमदाबाद में आए थे और कृपलानी उस वक्त अहमदाबाद में थे। तो क्योंकि मेरे मित्र जानते थे कि कृपलानी जी के नित्य संपर्क में मैं हूँ, तो वो स्वामी दादा को, हालांकि स्वामी काका एंड कृपलानी दे हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स एंड हैव बीन इन द हिमालयस टुगेदर मोर देन वंस। तो स्वामी के साथ मैं कृपलानी जी के पास चला गया। फिर दोनों लोग बातें करते थे, तो इसमें वो फ्रीडम फाइटर्स की बात निकली और कैसे जिस प्रकार के पेंशन अभी देने लगे थे उसकी बात निकली। तो स्वामी आनंद ने कहा कि महाराष्ट्र में तो ऐसे लोगों को ये फ्रीडम स्ट्रगल का पेंशन दिया जाता है, मैंने नाम देखे, कि जो लोग जब युद्ध का साथ सुना, अगर वो नॉर्थ में साउथ सुना तो वो साउथ में दिख पाते थे। ऐसे लोगों का नाम इसमें आ गया है। फिर कृपलानी शेयर्ड अ वेरी गुड एनेक्डोट, वेरी गुड एनेक्डोट। कृपलानी सेड कि मेरे पास एक सज्जन आए और कहने लगे कि दादा मैं आपके साथ जेल में था, अब तो कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, तो अनलेस यू सर्टिफाई मुझे कोई पेंशन नहीं मिलेगा। तो किसी को तो कृपलानी ने पूछा कि भाई आप किस जेल में थे, तो उसने जेल का नाम दिया। तो कृपलानी ने कहा कि लुक, मेरी उम्र हुई है लेकिन अभी मेरी मेमोरी तो बराबर है। मैं इस जेल में प्रिजनर के नाते तो कहा क्या विजिट करने भी कभी नहीं गया उस जेल में। देन कृपलानी रोट अ लेटर टू एडिटर। वो कि भाई उस जमाने में शायद स्टेट्समैन में या कोई अखबार में छपा था वो लेटर टू एडिटर कि ऐसे लोगों को ही आने का मेरे पास आने का कष्ट नहीं लेना, क्योंकि मेरी मेमोरी बराबर है और मैं किसी को सर्टिफिकेट इस प्रकार से नहीं दे पाऊंगा। नहीं, in the name of this freedom fighters fund, a नहीं, lot of then people have been misusing. Then one of my दादा wanted me to dictate a letter to the editor. तो मैंने वो लिख दिया। That was somewhere in 71, 72 उस जमाने मैंने कांग्रेस के विभाजन के बाद पोस्ट 69। क्या था कि मिसेस गांधी जो थी वो सब स्पॉन्सर्ड रिलीज आयोजित करती थी। अब मिसेस गांधी जिस रोड पर रहती थी उस जमाने में, वो उसके उसी रोड पर कहीं पास में कृपलानी भी रहते थे। तो कृपलानी ने एक लेटर एडिटर लिखवाया, आई रोट इट डाउन, वो डिक्टेट करते गए और उन्होंने लिखा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री बड़े महान हैं, हर बात में उनके कंपैरिजन में कोई नहीं है। अब केवल क्योंकि मैं जिस रोड पर रहता हूँ उस पर आजकल उनके प्रशंसकों की वो उससे नॉइज पॉल्यूशन बहुत होता है, तो एक लाइक ए गुड नेबर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हर कि आप जरा इस आवाज को कुछ कीजिए। Okay, so he was the only one who told Indira Gandhi to keep quiet a little. और he did get this sponsored release. Yeah. तो ये कृपलानी की अपनी एक रीत थी। कृपलानी के बाद अब अभी लोहिया जी आपने वो खत की बात लिखी जो आपको खत आपने लिखा था कृपलानी जी ने मुझे लिखा था। हाँ, आप जेल में थे। हाँ। Now Lohia was in jail and I remember a letter Lohia ji wrote to Kumar Gandharva. I like that letter very much because it is connected with arts. Right. So Lohia wrote to Kumar Gandharva. He says हम जेल में है, कब बाहर निकलेंगे पता नहीं है, लेकिन जब हर रोज हम आपका गाना सुनते हैं और जब आपका गाना सुनते हैं तो हमको लगता है कि हैव टच्ड द मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस। वो लोहिया का ये था कि एक इस बात से अपनी परंपरा से इस प्रकार से रिलेट करते थे। एंड कुमार गंधर्व
का जो ये कबीर का और बाकी जो स्पर्श था और लोक स्पर्श था उनके क्लासिकल में, तो इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू appreciate it. In fact, I recall, I read an article in Marathi on Lohia by Pula Deshpande. Okay. And you know the term that Deshpande has used about Lohia, रसिक तापस. वेरी नाइस. रसिक तापस, वो तपस्वी थे, रसिक थे, रसिक तापस. तो ये I liked that article very much, and then I got it, translated it for my journal and is printed in Gujarati. और बट मैं आपको कहूँ कि लोहिया की तरह मौलिक यानी मूलभूत सोच रखने वाले शायद ही कम लोग अपने, यानी मेरा संबंध कृपलानी जी से रहा, जेपी मूवमेंट में मैं रहा, लेकिन कभी कभी जब लोहिया के बारे में सोचता हूँ आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन ऐसे कॉन्टेस्ट इन इंग्लैंड कि लड़कियों की वो एक संस्था थी और ऐसे कंपटीशन थी, क्योंकि वहाँ तो पॉलिटिकल वो बहुत है, whom would you like to marry, Gladstone or Disraeli? So the girl that stood first, she had written that I would marry Disraeli and run away with Gladstone. Would marry? I would marry Disraeli and run away with Gladstone. Whom would you like to marry? Yeah. So that is Disraeli or Gladstone, use your choice, political choice. Okay. But then the girl wrote that I would marry Disraeli and run away with Gladstone. Okay. So many times I think that I have been close to Kripalani and to extent JP, but many times I have a feeling that I would run away with Lohia. Tell me some anecdotes about Lohia, because Lohia is the one who first demanded freedom for Goa. So 18th June. So Lohia, we are indebted to Lohia. No, it's fine. नहीं, you see, if you recall, जब लोहिया ने गोवा में ये बात की और जब जेल में गए, गोवा में विद इम्प्रिजन, तो गांधी ने अपने प्रार्थना प्रवचन में कहा है कि आज लोहिया जेल में है तो भारत की अंतरात्मा जेल में है. आई एम कोटिंग गांधी. ये यानी तो अब डॉक्टर साहब के बारे में तो काफ़ी बातें कर सकते हैं. वैसे मैंने कहीं वही पढ़ा था वो हैरिसन की किताब में कि जब वो पहली बार अमेरिका गए तो किसी ने पूछा कि आप क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि सो दैट आई कैन सी आइंस्टाइन एंड ग्रेटा गार्बो. He went to America to see Greta Garbo and Einstein. That only he can say. But back in a very interesting point I want to convey, and I have recently confirmed it during this Lohia centenary year, आज से कुछ साल पहले. ये क्या था कि जो we come across the name of Rosa Parks, a legendary figure in Martin Luther King's Junior's movement, Rosa Parks. But Rosa Parks had first heard about civil disobedience from Lohia. Yeah, because Lohia met Martin Luther King. But it is later on. But in 1951, when Lohia went to America, so he met a group of these activists, and a seminar was there, wherein Lohia spoke about Gandhi and civil disobedience. And Rosa Parks was one of the participants. Okay. Later on, in centenary year, I came across a letter from the Rudolphs, Susan and the other one, husband and wife couple, Rudolphs. Rudolphs wrote a letter to New York Times confirming that the American movement owes something pioneering to Lohia's addressing that seminar. Okay. Lohia had a wonderful thing to say about Gandhi of the 20th century. He says that there were only atomic energy and Gandhi. So there were only two powers of the world in the 20th century. One was the atomic power and another one is the Gandhi power. I think our time is getting over, but हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे
कि आपने अलग अलग पॉलिटिशियन से आप मिले हुए हैं, आचार्य कृपलानी एंड सो मेनी पीपल, एंड टुडेज सिचुएशन वी डू नॉट फाइंड पीपल ऑफ दैट स्टेचर in politics in general. We can make that statement. Why is that so, and what is your hope for the future? मेरा होप फॉर तो फ्यूचर तो बरकरार है। आप पॉलिटिशियंस की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो ठीक है, मैं और हम आप कबूल करते हैं कि आज वो नक्षत्र माला हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर जगह आपको कहीं ना कहीं शायद इंटरनेट से भी परे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो हालांकि एमंग विनोबा एंड जयप्रकाश, आई हैव बीन विद जयप्रकाश एंड हिज मूवमेंट, बट वन वर्ड ऑफ विजडम फ्रॉम विनोबा आई ऑलवेज चेरिश। विनोबा यूज्ड टू से कि मुझे पूर्णिमा से अमावस अच्छी लगती है, क्योंकि अमावस का ही तो आकाश है जिसमें तारकों का गणराज्य है। तो अब वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द गणराज्य ऑफ स्टार्स। वो एक सूरज एक चांद, नो नो नो, इट इज टू बी ए रिपब्लिक ऑफ स्टार्स। आई थिंक दैट्स अ एब्सोल्युटली वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। We are in a form of a political amvasha, but at the same time there are numerous stars, tiny stars of hope which are shining all over the country, and these are the stars which are going to bring us out of this perhaps era. If I have to give one word to this era which we are living in, would be era of intolerance. And yesterday you made a lovely talk where you said that intolerance has to be tackled with aesthetics, ethics and empathy. Yes, Thank you very much for joining this show, and we are really grateful to you, sir. Thank you.